हेलो दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट की। तो हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है स्टार्ट टू एंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है शारोज़, आप जुड़ चुके हैं फार्मेसी इनसाइट से। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है। हमारे चैप्टर का नेम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है ये सेल बेस्ड चैप्टर होगा। सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था, अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, जो कि आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा समझने के लिए ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सबसे पहले मॉलिकुलर लेवल से स्टार्ट होता था, केमिकल लेवल से। उसके बाद वो सेलुलर लेवल पर जाता था, फिर वो टिश्यू लेवल पे पहुंचता था, देन आफ्टर ऑर्गन पर, देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी बनती थी। तो सबसे इनिशियल जो था वो मॉलिकुलर लेवल था, लेकिन हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं देखना है, हमें अपना स्टार्ट करना है सेल से। तो सेलुलर लेवल के अंदर सबसे पहले जो ऑर्गन बनते हैं वो किससे बनते हैं? आप लोगों को पता होगा, कोई भी एक ऑर्गन बन रहा है वो किससे बन रहा है? वो टिश्यूज से मिलके बन रहा है। बहुत सारे टिश्यूज आपस में जोड़ते हैं, उसके बाद में एक ऑर्गन बनता है। और ये टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू इजी, सारे ग्रुप, सारे सेल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करने वाले, वो सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन तैयार होता है। और जब एक ऑर्गन तैयार होता है तो उस ऑर्गन की वजह से जब सारे सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन तैयार होता है। ऑर्गन तैयार होता है, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सबसे जो इनिशियल फेज है वो सेलुलर लेवल की है। तो अब हम आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है एचएपी का, और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करें, क्योंकि इससे तो वीडियो कम से कम 3 घंटे की बन जाएगी। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे ही यूनिट का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाती हैं। जब एग्ज़ाम हम देने बैठते हैं सेमेस्टर का, तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि आपको स्ट्रक्चर बताना है सेल का और फंक्शंस बतानी है सेल का। ये आता है 15 नंबर में। तो इसके अंदर आपको सेल के बारे में लिखना होगा, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होगा, सेल के स्ट्रक्चर के बाद सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में लिखना होगा। और ऑर्गेनेल्स में ही अपने अपने इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इतना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये यूनिट का अपना चैप्टर नंबर 2। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल पहला हमारा टॉपिक है। तो आप इतना याद रखना, एग्ज़ाम जब आप देने बैठ रहे हैं तो आप उसके अंदर लिख कर आना। खाली छोड़ के आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसके अंदर लिख कर आएंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है और बहुत कुछ समझ जाएंगे कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और क्या क्या होता है सेल के अंदर, सेल का फंक्शन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, सेल। सेल होता क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हम सबको पता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक बेसिक लिविंग सेल, एक लिविंग है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए किसी को, कि जो हमारी बॉडी मिलके बनी है वो पूरी बॉडी जो है उसकी एक छोटी सी चीज़ क्या है? सेल है। जैसे हम कोई आयरन का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम घिसते रहते हैं तो उसमें से छोटा पार्टिकल निकलता है, वो एटम निकलता है। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी है, उसको हम काटते रहें, देखते रहें, मतलब पूरी तरह से उसको तोड़ते रहें और अंदर जाएं तो एक चीज़ निकलती है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये सारे सेल आपस में मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर हमारी बॉडी बनती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेल होता क्या है। सेल इज अ बेसिक क्यों बोल रहा हूं मैं? एक बेस तैयार कर रहा है। बेसिक लिविंग है तो लिविंग, स्ट्रक्चरल क्योंकि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को, फंक्शनल मतलब एक सारी पूरी बॉडी जो है हमारी, उसके अंदर फंक्शन कौन कर रहा है? सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर ही फंक्शंस हो रहे हैं और वो फंक्शंस एक
सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसका फंक्शन कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है। किडनी का फंक्शन कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, जो खुद में एक सेल्स हैं। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, लिविंग यूनिट है हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारी बॉडी के अंदर 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 200 टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये सेल्स होते हैं ये आगे रिप्रोड्यूस मत करते हैं, या हम इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। वो आगे सेल डिवीज़न करते हैं जिससे वो डिवाइड होते हैं 1 से 2 में। अब जब ये डिवीज़न करते हैं तो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो हमने कह दिया कि हाँ, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड 200 स्पीशीज के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। और टोटल सेल्स की बात करें तो कम से कम 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसका साइज अराउंड 10 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम इसके उसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पीपीटी में लिखा है, अगर आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें से बनाइए, क्योंकि मैं भी प्रेफर करूंगा कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको खुद से नोट्स बनाना चाहिए। तो सेल बायोलॉजी क्या होती है? हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करते हैं किसी भी सेल के, तो सेल बायोलॉजी उसको बोलते हैं। जैसे हम न्यूरॉन की स्टडी करते हैं तो उसको सेल बायोलॉजी में ही कंसीडर करा जाएगा। हम किसी भी सेल की स्टडी को करते हैं तो वो सब किस में आता है? सेल बायोलॉजी में आता है। आई होप इतना आया होगा समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। अब आता है हमारे पास यहां पर 2 तरह के सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी। जो सेल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स कम होंगे। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ऑर्गेनेल्स कम होंगे, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जो सेल का कंट्रोल सेंटर है, जो सेल को पूरे को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कम डेवलप्ड होगा, वो हल्का हल्का दिखता होगा। उसके अंदर क्रोमोसोम्स हल्के हल्के दिखते होंगे, न्यूक्लियस हल्का हल्का दिखता होगा। तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, पूरी तरह से बन नहीं पाता है। उस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये सारे सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब ये वो सेल्स होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। जो इनके अंदर का न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें फंजाई एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं किसी सेल को तो उसके अंदर हमें क्लियरिटी से दिखता है कि यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर। तो जो न्यूक्लियस है वो भी पूरी तरह से हमें दिखता होता है। तो ये पूरी तरह से डेवलपमेंट जब हो जाता है उस टाइप के सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और जब पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है किसी सेल का तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जैसे उनका जो न्यूक्लियस है वो भी डेवलप नहीं होगा। कुछ ऑर्गेनेल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो पार्ट हैं सेल का, ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं चीज़ें, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, वो सही से दिखता नहीं होगा, वो होगा नहीं कोई प्रेजेंट। तो और उस टाइप के जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर एनिमल सेल्स प्रेजेंट है। एनिमल सेल्स बोला जाता है, ह्यूमन बींग्स में भी एनिमल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट, फंजाई खुद का एक सेल। ठीक, तो ये पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी पूरी तरह से डेवलप होता है और ऑर्गेनेल्स भी पूरी तरह से हमें दिखते होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल की बात करा जाए तो फंक्शन ऑफ सेल क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शंस क्या है सेल के। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे सेल को कवर करी हुई होती है।
सेल के जो बाहर की जो एक लेयर होती है जो कि सेल के अंदर की चीज़ों को संभाल के रखी है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर है जो किसी भी सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर मूवमेंट चलता है, जैसे कैल्शियम सेल एक सेल के पास आया, वहाँ से दूसरे सेल के पास गया, तीसरे सेल के पास गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं सारे सेल्स की आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ऑफ सेल का मतलब जो हमारे एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी सब्सटेंस जा रहा है वो मूवमेंट करके जा रहा है, तो उसको बोलते हैं। सेल ग्रोथ क्या होती है? सेल ग्रोथ मतलब होती है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब पहले हमारे पास पेरेंट सेल था, ये आपका अगला टॉपिक होने वाला है। तो सेल डिवीज़न का मतलब जो पहले आपके पास एक सेल था वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया, वो दो सेल्स चार सेल्स में, इसको बोलते हैं माइटोसिस। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको सिर्फ अब ये देखना है। इसके फंक्शन की बात करें तो सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीज़न की वजह से होता है। सेल की जो ग्रोथ होती है, आप खुद देखिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर कम सेल्स होंगे, अब वो सेल डिवीज़न होता रहेगा, अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके सेल्स भी इंक्रीज होंगे, तभी तो वो बड़ा हुआ। एक बॉडी छोटी है, उसके अंदर कम सेल है, सेल डिवीज़न होती रही, उसकी बॉडी बड़ी होती चली गई, एक टाइम पे आके रुक गया बॉडी बढ़ना, तो ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी, उसकी बंद हो जाएगी। तो ये होता है सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न का। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर। जो प्रोटीन बनता है वो सेल्स के अंदर बनता है, ये भी एक तरह का इसका एक फंक्शन कंसीडर करा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें, लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ईजी वे में कैसे आप स्कूल में अपने कॉलेज में बनाकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आपका बेसिक चल रहा है। अगर आप नॉर्मल एक स्ट्रक्चर भी बना के आएंगे तो टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, आपको ज़्यादा डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप बीच में बनाएंगे एक न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस बना लेंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस के को पूरा पूरा बढ़िया करके बनाने के बाद अंदर आप एक छोटा सा पोर्शन बना देंगे न्यूक्लियस का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आप थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे अंदर, जिसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, जो कि आगे चल के जब पूरी तरह से सेल डेवलप हो जाता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिफोर द सेल डिवीज़न वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बनाने के बाद आप चाहें तो और भी इसके कर सकते हैं लेबलिंग, बट इतना अगर आपने कर दिया तो बहुत है। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब, बट नॉर्मल अगर हम देखें तो ये तीन आपने चीज़ें लिख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जस्ट न्यूक्लियस के बराबर में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। उसके साथ साथ हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाएंगे, जो कि ये है रफ, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में हम बना देंगे। अच्छा, जब न्यूक्लियस के बराबर में बनाने के बाद हम उसके थोड़ा नीचे बनाएंगे गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी। इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। इसकी ये वेसिकल्स होती हैं, इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन लिखना है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इनके नेम आपको ज़रूर लर्न करना होंगे। अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है 10 मार्क्स में ज़रूर आता है, और पूछते भी हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। अगर आता है आगे चल के तो आपको इसके नेम्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए इनके फंक्शन। आपको इसके बारे में लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक एक फंक्शन आप लिख देंगे बहुत है, नेसेसरी है, बट आपको स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट पूरा पता होना ही चाहिए, और उसके नेमिंग भी पता होना चाहिए। लेबलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है जो पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। उसके साथ साथ हम लास्ट वाली लेयर को बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर आता है जो कि एक बीज की फॉर्म में होता है, लगता है, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अंदर। इनका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, एक छोटा सा ऊपर और इसके नीचे एक ये। इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। ये मैंने बड़ा करके बताया है, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। ये जो राइबोसोम्स होते हैं
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी चिपके होते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे चिपके होते हैं, और कुछ राइबोसोम फ्री फॉर्म में हमारे सेल में देखने को मिलते हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ इस फॉर्म में। आप छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से बना दीजिए और उसके अंदर कुछ इस तरह सा ऐसा ऐसा कर दीजिए, ऐसा ऐसा करके, और इसको बोल दीजिए सेंट्रोसोम है। आपको इसका फंक्शन बताना होगा, वो ज़्यादा मेन है। सॉरी। अब इस अगली बात करें हम लाइसोसोम की। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा गोल गोल फॉर्म में, जो कि होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। आई होप अब तक आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर्स की बातें। मेजरली आप इतना भी अगर बना के आएंगे ये बहुत है आपके लिए बेनिफिशियल। मतलब बी फार्म को देखा हुए, फर्स्ट सेमेस्टर को देखा हुए, इतना बहुत है। टीचर खुश हो जाएगा आपसे कि आपने बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया। चाहो तो आप एक ये भी बना सकते हो कि आप एक प्रोक्सिजोम भी बना सकते हो। एक गोले बना दो और बस प्रोक्सिजोम बना दो। हाँ, साइटोप्लाज्म को डिनोट करने के लिए आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक सेल बनाया उसके अंदर आपने क्या करा, एक लाइन खींच के साइटोप्लाज्म लिख दिया। नहीं, आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि इस सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक। हाँ, जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ है, वैसे ही एक फ्लूइड हमारी न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम न्यूक्लियस का पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब हमारा आता है डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट। हम किसी भी सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम किसी भी सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जैसे पहला हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला पार्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सबसे पहले डिवाइड करने के लिए जाते हैं अपने सेल को स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हम पहला बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे में हम डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो अंदर फ्लूइड भरा है, जो हम बात कर रहे हैं, जो अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड, उससे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, साइटोसॉल, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो अंदर का जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब सामान जो भी अंदर है इसके, वो सब क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। इनका नाम होता है ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अलग पार्ट होता है, हम उसको साइटोप्लाज्म में नहीं गिनते हैं, हम उसको सेल ऑर्गेनेल में नहीं गिनते हैं, उसको अलग से हम डिनोट करते हैं न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसॉल, ऑर्गेनेल, और थर्ड पार्ट हमारा न्यूक्लियस। अब हम अपना आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि आप सबको अब तक पता तो चल गया होगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हम ये पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है। ये हमारा, आप ऐसा समझिए, ये एक हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये है इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहर का इन्वायरमेंट, और ये है इसका इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक, अंदर का इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर का। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से अलग कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल को अलग अलग कर रही है, दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है। उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, ये सेपरेट करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को। समझ में आ रहा है, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेल के एक्सटर्नल, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अलग होता है सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, इसको हम एक बार डिटेल में देखते हैं। देखिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हमारा एक सेल है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसको बहुत सारा, कभी उसे मतलब ग्लूकोज भी चाहिए, उसे आयंस भी चाहिए अलग अलग तरह के। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिलेक्टिवली होती हैं, वो अंदर आ सकती हैं। मतलब परमिएबल का मतलब एंट्री दे रहा है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को एंट्री देता है, वो बाहर से अंदर आ सकती हैं। ठीक, लेकिन कोई
पैथोजन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, आप सोचो कि वो भी अंदर आ जाएगा, उसको वो एंट्री नहीं देगा। किसी किसी केस में आ जाता है अगर वो बहुत छोटा होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर आएंगी और कुछ सिलेक्टिव ही चीज़ें अंदर से बाहर जाएंगी। बस आप ऐसा समझिए, परमिएबल का मतलब एक एंट्री का गेट है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं तो जा सकता हूँ स्कूल, मैं जा रहा हूँ कॉलेज तो मैं तो चले जाऊँगा क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन कोई बाहर का बंदा आ रहा है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, वो तो नहीं जा सकता ना अंदर। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह का सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी शो कर रहे हैं, मतलब कुछ सिलेक्टिव बंदे ही जाएंगे जो कि अंदर जा सकते हैं, कोई भी बाहर का बंदा अंदर ऐसे नहीं जाएगा, उसको रोकेंगे। तो ऐसे ही हमारा काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी, कुछ आयंस जो भी हैं वो अंदर जाएंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अंदर नहीं जा सकती। तो ये है हमारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर का बना होता है। जस्ट मैं आपको बना के दिखा दूं कि ये होता है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर। ये फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट और लिपिड का मतलब होता है फैट या फिर लिपिड। लिपिड तो लिपिड है, तो ये उससे बना होता है। ये आपस में इसकी बाई लेयर होती है, मतलब बाई लेयर एक ऊपर है और एक इस तरह से नीचे है। इस तरह की एक बाई लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इससे मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। जो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो नॉन कोवेलेंट फोर्सेस की वजह से बनता है। ये आपस में बाइंड जो है वो नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से बाइंड है। हाँ, तो ये ऊपर वाला जो फॉस्फेट वाला जो पार्ट है, जो प्रोटीन फॉस्फेट वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कि पानी से प्यार करती है। जो मतलब कोई ऐसा हमारे पास चीज़ है जो कि पानी से प्यार करती है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो जो फॉस्फेट वाला पार्ट होता है, ये हेड वाला जो पार्ट है हमारे जो स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल वाला पार्ट है, जो हमारा लिपिड का पार्ट है, वो लिपिड मतलब फैट, ऑयल। तो लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से दूर भागता है। फोबिक मतलब हेट करने वाला, पानी को, पानी से दूर भागने वाला। तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो ये एक सिंपल सा है। अब आगे आपको पूरा आई थिंक आपको देखने को मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। अब तक तो समझ में आया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं जो हम पीछे बात कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की और इसके स्ट्रक्चर की। ये इस तरह का होता है। ये जो है मैंने बताया था आपको, ये जो है ये फॉस्फेट है और ये जो इसकी टेल है ये क्या है, लिपिड की बनी हुई है। इसके साथ साथ बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स कई तरह के होते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पूरी ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक ये समझ लीजिए एक लंबे स्ट्रक्चर का होता है। एक होता है चैनल प्रोटीन जो इस तरह का देखने को होता मिलता है हमें। इसके बीच में एक चैनल्स होते हैं जिसमें से कैल्शियम आयन वगैरह पास करते हैं। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बिल्कुल नीचे वाली साइड में हम प्रेजेंट होता है। तो इतने प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो आता है ये 5 नंबर में अलग से पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल, इंटीग्रल, इतने प्रोटीन्स की बात हम करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अगर नहीं भी कंसिडर करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ग्लाइकोप्रोटीन किसी किसी बुक में तो ये दे भी नहीं रखा होता है फार्मेसी की, और किसी किसी में दे रखा है, पीपीटी में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन ये हेलो शेप का होता है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ये प्रेजेंट है, ठीक। जैसे ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको क्यों लिखा है यहाँ पर, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट।
तो यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग तरह की सब जितनी भी चीज़ें हैं सब प्रेजेंट होती हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ग्लाइकोप्रोटीन ये प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज्वाइन है, और ग्लाइकोलिपिड ये लिपिड के साथ ज्वाइन है। ये भी अटैच्ड होते हैं हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स से जो कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन आपको पता चल गया है, इंटीग्रल, पेरिफेरल, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। आई होप आपको अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। इस पूरे डायग्राम को, एक चीज़ रह गई, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको इस ड्रॉ करना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा और इसकी लेबलिंग भी अच्छे से करना पड़ेगी। इस तरह से आप ये बनाएंगे और इसके अंदर लेबलिंग करेंगे, तो ये पूरा आपको बनाना होगा। तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये दिया था एस.टी. सिंगर ने और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने मिलके ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार करा था और ये इसको बोल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूँगा क्योंकि प्यास लग रही है, तो थोड़ा पानी पी लूँ, बोलते बोलते थक गया। चलिए अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले देखिए प्रोटेक्शन का काम दे रहा है। प्रोटेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सेल को। आउटर कवरिंग है इसलिए हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई गलत चीज़ आके अंदर ना घुस जाए, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आके अंदर ना चला जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं चला जाए। तो प्रोटेक्शन का काम कौन दे रहा है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। बैरियर वही मैंने बताया कि कोई भी बाहर का ऐसे एरा गैरा सब्सटेंस आ जाए कि बोले मेरे को अंदर जाना है तो चला जाए, नहीं जा सकता ना। तो ये रोक रहा है सेल मेम्ब्रेन कि भाई तू अंदर नहीं जा सकता, तू ठीक नहीं है, तू वो खराब कर देगा अंदर के ऑर्गेनेल्स को। तो ये रोक रहा है, ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर भेज रहा है। ये काम कर रहा है शेप ऑफ द सेल के लिए, शेप ऑफ द सेल के लिए काम कर रहा है, शेप ऑफ द सेल के लिए काम कर रहा है। हमारे एक सेल को पूरा शेप प्रोवाइड कर रहा है। ये मतलब अगर खुद सोचिए, अगर ये जिस शेप में होगा उस शेप को प्रिपेयर करके दे रहा है हमारे सेल को। अगर ये पिचक जाए तो सेल के अंदर कुछ शेप रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कि शेप देती हैं सेल को। सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये आपको पता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि एक चीज़ एक सेल में आई वो दूसरे सेल में आएगी, वो तीसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में। तो ये ट्रांसमिशन का काम है। सेल का मूवमेंट कर रहा है। सेल एक जगह स्थिर है क्या? रुका हुआ है? रेस्ट में है? नहीं है। वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, सेल रेस्ट में नहीं है, सेल मूव करता है हल्का हल्का। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट कराता है। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन एक पूरा आपके जो सिलेबस है उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है, पूरा आपके पास एक टॉपिक दे रखा है, उसको हमें पूरा पढ़ना होगा। सेल जंक्शन क्या होता है? आपस में जो सेल होते हैं वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं उसको सेल जंक्शन बोलते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। फिलहाल में आप इतना देख लीजिए कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस कितने हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो दो चीज़ों से मिलके बना है, उस दो कंपोनेंट से मिलके बना है, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। एक फ्लूइड का पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म में, जो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड अंदर प्रेजेंट है। वो जो फ्लूइड है उसको साइटोसोल बोलते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, वो सब ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। जो फ्लूइड पोर्शन है उसको साइटोसोल बोलते हैं। उसके अंदर 75 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। 75 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है, और आइंस प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट हैं? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है।
तो आपको समझ आया होगा कि 75 से 90% क्या है, पानी प्रेजेंट है साइटोसॉल के अंदर, आइंस प्रेजेंट हैं थोड़े से, अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। अमीनो एसिड क्या, प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो अमीनो एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जो एनर्जी जनरेट होती है हमारे सेल के अंदर। आपने अगर पढ़ा हो पहले, अभी आपके आगे चल के कुछ टॉपिक्स आएंगे रेस्पिरेशन के ऊपर, अगर आपने पढ़ा हो कि जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, फूड होता है जो कि ग्लूकोज में टूटता है, वो कहाँ होता है, वो हमारे सेल के अंदर तो ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो जो ये सब आपने पढ़ा है, तो ये सब एटीपी अंदर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है हमारे सेल के अंदर, वो भी कहाँ प्रेजेंट है, वो भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स में आते हैं हमारे कई तरह के ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जो कि हमने स्टार्टिंग में लेबलिंग की थी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे टिनी ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक गोला, जैसे बॉल होती है, बॉल देखी होंगी आपने, छोटी छोटी बॉल होती है, मैजिक बॉल्स, टिप्पा खा के बहुत ऊंची जाती हैं, उस टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेजरली फंक्शन क्या है, आपसे अगर पूछा जाता है पूरा इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल, 15 नंबर में पूछ लेते हैं, तो आप पूरा पहले सेल की डेफिनेशन बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, फिर आप आएंगे डिवीज़न के ऊपर, कितने डिवाइड करते हो, कितने पार्ट में, उसमें आएंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद पहले आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताना है, ज़्यादा बताएंगे तो कॉपी इससे ही भर जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो जब आप ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे तो आप 3-3, 4-4 लाइन में आप बता सकते हैं। हाँ, अगर 5 नंबर में अलग से आता है तब आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होगा। तो राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम जो होता है, इसका मेजरली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। टिनी स्फीयर्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और प्रोटीन बनता किससे, अमीनो एसिड से बनता है, आरएनए को यूज करके। आरएनए क्या, इसके अंदर जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये बने किससे होते हैं, प्रोटीन और आरएनए के से बने होते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। तो आरएनए जो होता है उसको यूज करके ये अमीनो एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं उससे। तो ये फ्री यूनिट में ही मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जो हमने पढ़ा था एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 रेटिकुलम पढ़े थे, पहला पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं छोटे छोटे। वो भी काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, सबका काम सेम है। और कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस सबका काम है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। सब बनाते क्या है, एक ही चीज़, प्रोटीन बनाते हैं सब जितने भी हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है, 2 तरह से होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये और ये, हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर ऊपर वाले को बोलते हैं 40S और नीचे वाले को बोलते हैं 60S, राइबोसोम। नीचे वाले को बोलते हैं 60S। 2 सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। तो एक फ्री फॉर्म होती है, एक वैसा होता है। तो ये पहले वाले को बोलते हैं 40S, नीचे वाले को 60S, और टोटल को बोलते हैं 80S। अच्छा, ऐसा आप सोच के देखिए, ये क्या बता रहे हैं कि 40S और 60S, ये तो 100S हो गया, ये 80S कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कुछ पोर्शन देख रहे हैं आप, इसके अंदर धंसा हुआ है और कुछ पोर्शन इसका भी खाली है। तो इसकी वजह से ये टोटल कितना बनता है, 80S की सब यूनिट बनती है। किसी किसी स्पीशीज में आपको देखने को मिलता है 30S और 50S नीचे वाला। तो ये करता क्या है, ये ऐसा करता है, यहाँ पर अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड इधर जाएगा और इधर से जो आरएनए है उसकी मदद से
ये किस में टूट जाएगा, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ से अमीनो एसिड गया, आरएनए जो है जिससे ये मिलके बना हुआ है पूरा राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से, उसने आरएनए ने इसके ऊपर क्या करा, काम करा, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम बना किससे होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना किसी भी सेल के अंदर। और जो ये होता है ये किसकी हेल्प से बनाता है, ये आरएनए की हेल्प से बनाता है। जो राइबोसोम होते हैं वो कुछ स्फीयर्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे सेल कह रहा हूँ, कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे न्यूक्लियस इन्वेलप में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S होती है, जो बिगर सब यूनिट होती है वो 60S होती है, और टोटल को बोला जाता है 80S। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फ्री फॉर्म में जो आपको देखने को मिलेंगे राइबोसोम, वो सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर मिल जाती हैं फ्री फॉर्म में, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था पीछे। और जो चिपके हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो तो वहीं पर ही रहते हैं। अगला टॉपिक हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है हमारा, तो उसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, आपको पेशेंस से देखना होगा, तब आप ये पूरा लेक्चर समझ के जाएंगे, और आई होप आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर इसमें का कोई क्वेश्चन आ जाता है। अगला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक बार देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एक तरह का कॉम्प्लेक्स चैनल होता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ये न्यूक्लियस से मिला हुआ होता है। ये दो तरह का होता है, ये स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे ये है मेम्ब्रेन्स। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो ये होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्नी, कुछ लोग सिस्टर्न भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है सबका। ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सिस्टर्न होगा इसके ये सारे, तो ये सिस्टर्न बोले जाते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। किसकी? वेसिकल की फॉर्म में। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक चैनल की फॉर्म में होता है, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी, ये भी एक ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। शीट लाइक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये भी क्या है, एक तरह का वेसिल्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, आप देखने को मिलता होगा, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी, ये आपको पहले भी बात पता चल चुकी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट मैं आपको बता रहा था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स, ये आप देखिए, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, ये सब क्या है, ये सब राइबोसोम्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका नाम रफ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पे जो रफ इसलिए रखा गया क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं होते हैं तो ये स्मूथ ही रहता है। तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो वही नॉर्मल फंक्शन जो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है नॉर्मल फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाना। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क देता है, एक तरह का फ्रेमवर्क का काम करता है, जिससे जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरह से रुका रहता है। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है पूरे सेल के लिए। और यहाँ पर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे ज़्यादा काम करता है। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के एक्सचेंज में भी यूज़ होते हैं। मटेरियल के एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल, जैसे कोई आयंस है या कोई भी चीज़ है, वो एक्सचेंज होना मतलब अंदर जाते हैं और यहाँ से गोल्गी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे वहाँ पर ये स्टोर का काम करते हैं, स्टोर होने का।
यहाँ पर फॉर्मेशन चल रही है सारी चीज़ की, जैसे प्रोटीन की, कोलेस्ट्रॉल की, फॉस्फोलिपिड की, इन सब की फॉर्मेशन चल रही है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स में, तो ये आप ज़रूर बनाना, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देखिए एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये होता है। इसके जो अंदर ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन इसकी ये है और एक मेम्ब्रेन आपकी ये है, ये क्रिस्टी की है। तो इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों बोला जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। इसको इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसके ये अंदर क्या होता है, एटीपी, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। पूरे सेल में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो यहाँ पर ही होती है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये क्रिस्टी हो गई। क्रिस्टी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और अंदर राइबोसोम्स हैं, इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होगा अंदर। ये लिखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये, मतलब ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो डीएनए भी इसका प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर बस मेजरली जो मेन जो इसके वो हैं वो होते हैं मैट्रिक्स, जो इसमें लेबलिंग करने की ज़रूरत है, मैट्रिक्स। इंटरमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो इसके बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है खाली, जो ये खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन के और इस मेम्ब्रेन के, मतलब क्रिस्टी की जो मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर स्पेस, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। और जो अंदर जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। क्रिस्टी से बोलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है, अंदर ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, खुद का डीएनए है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल अंदर प्रेजेंट होंगे। इनर मेम्ब्रेन आप खुद से लिख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। फंक्शन आपको इसके खुद को पता चली गए होंगे, क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, एटीपी की फॉर्म में क्या कर रहा है, एनर्जी को बना रहा है। ब्रेक डाउन क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन चल रहा है। जो फूड जब हम खा रहे हैं वो जो जा रहा है वो सेल के अंदर जा रहा है, उसके जितने भी वो हैं। तो वो फूड जो टूटता है वो किस में टूटता है, वो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में टूटता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके साथ साथ एटीपी एनर्जी निकलती है। जो एटीपी होती है वो ही एनर्जी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर बनती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी पूरी तरह से मिलती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। असल में इसके पीपीटी जब पढ़ाने बैठते हैं तो बोलना बहुत पड़ता है, और जब बोलते हैं तो प्यास लगती है, जाहिर सी बात है। तो मेजर फंक्शन क्या है इसका, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एटीपी फॉर्मेशन का, सिंथेसिस ऑफ एटीपी का इसका वो है मेजर फंक्शन। ऑक्सीजन आती है, उसके अंदर सब काम चलता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंदर होता है सेल में, तो ये सब एटीपी फॉर्मेशन का काम होता है। ये यहाँ पर मेंशन भी करा गया है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो जब वो वाला रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। अब ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे सीधे जाती है सेल्स के अंदर। सेल्स में जब ऑक्सीजन जाती है वहाँ पर क्या चलता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, इसके दो नाम हैं, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। इसमें कोई डरने वाली और घबराने वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं स्टोर रूम ऑफ सेल। अब आप कह रहे होंगे ये अजीब सा नाम क्या ले दिया। स्टोर रूम मतलब दुनिया भर की चीज़ें, जो भी सेल के अंदर की चीज़ें वो यहाँ आके स्टोर होती हैं, इसलिए इसे स्टोर रूम बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड देखिए, ये न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होगा थोड़ा सा, ठीक, और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स। यहाँ पर ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये वेसिकल्स होते हैं, ये सब वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये 3 रीजन से डिवाइड करा जाता है। ऊपर वाले रीजन्स को बोलते, इतने रीजन को बोलते हैं ट्रांस रीजन। फिर बीच वाले रीजन को बोलते हैं मीडियल रीजन,
और लास्ट वाली रीजन को बोलते हैं सिस रीजन, CIS, सिस रीजन। तो ये सिस रीजन, ये 3 रीजन में डिवाइड करा जाता है। इसके जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं सिस्टर्नी, जो हमने कहाँ पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा है सिस्टर्नी। इसको भी क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी होता है, ठीक। और ये जो गोल गोल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं बॉल टाइप, इसे बोलते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या फिर बोलते हैं वेसिकल्स, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। अब ये होता क्या है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब पान के पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, एक पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, ये अलग अलग तरह के काम करता है। ये स्टोर करता है प्रोटीन को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, जो हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। वो प्रोटीन कहाँ आ जाएगा, सारा वो आ जाता है सारा हमारा गोल्गी बॉडी में। अब वो जब गोल्गी बॉडी में आया था वो स्टोर हो जाता है। ये क्या करता है, उसको स्टोर करता है, रोक के रखता है अपने पास, जब ज़रूरत पड़ती है दे देता है वापस, तो रोक के रखता है और उसको मॉडिफाई करता है। अगर उसमें कोई दिक्कत है प्रोटीन के अंदर, उससे मॉडिफिकेशन का काम करेगा उसकी। और ये क्या करेगा, उस प्रोटीन को कहाँ मूव कर देगा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर देगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो दूसरे सेल में और वहाँ से निकलता चला जाता है। जो सिक्रेटरी ग्लैंड है, जो यहाँ पे सिक्रेटरी ग्लैंड बोल रहा हूँ, सॉरी, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं, जो वेसिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक तरह से आप समझ लीजिए सेल्समैन का काम कर रहे हैं, सेल्समैन का। ये प्रोटीन यहाँ से लेंगे, यहाँ पर स्टोर होगा प्रोटीन, ये सारा प्रोटीन कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन को पहुँचाया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, सेलमैन का। और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मतलब जो होलसेल कह रहा हूँ, ये कर रहा है वो वाला काम स्टोर रूम टाइप का। यहाँ से स्टोर हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ से जब ज़रूरत पड़ रही है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, वैक्यूल्स, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ये लेके जा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे रहे हैं प्रोटीन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, या मैंने आपको बता ही दिया। एक्सपोर्ट करने के काम आता है प्रोटीन, ये भी आपको पता चल गया होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस में आता है, वहाँ पैकेजिंग का काम चलता है। पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग पैक करके भेज रहा है, पैकेजिंग का मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। ये सब काम होके यहाँ से सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के जरिए चला जा रहा है प्रोटीन, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वहाँ से प्रोटीन एक्सपोर्ट हो रहा है। आई होप आपको ये वाला प्रोसेस पूरा इसका जितना भी फंक्शन है समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस पर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। न्यूक्लियस अपने आप में एक ऑर्गेनेल है, वो कोई साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये न्यूक्लियस होता है, इसकी जो अपर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, न्यूक्लियर इन्वेलप। जो अंदर इसके मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर आपने देखा होगा बीच बीच में पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, अंदर क्रोमैटिन मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि आगे चल के क्रोमोजोम बन जाता है। क्रोमोजोम बन जाता है कुछ इस तरह से, जो अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट। और न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो अंदर एक गोल मतलब राउंड टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उससे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। आपको स्ट्रक्चर लर्न करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें इतनी ज़्यादा लेबलिंग भी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये न्यूक्लियस होता है, इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं हम अपने सेल का। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये पूरे सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रखता है। स्फेरिकल होता है, गोल गोल होता है, आपको पता ही है। ओवल शेप का भी होता है। और सबसे बड़ा जो मतलब ऑर्गेनेल बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं सेल का, वो भी ये है। सबसे बड़ा साइज होता है इसका पूरे सेल के अंदर। और इसके अंदर कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे किसी के मतलब पेरेंट है, उसका कोई मतलब यंग वंस ने पैदा हुआ, कोई बच्चा उसका हुआ, तो आपने देखा होगा कुछ कैरेक्टर उसके बाप से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही। जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट। तो क्रोमोसोम होते हैं 46 जो कि प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, सही है।
और जो कि डीएनए के बने होते हैं, विद मेड फ्रॉम डीएनए, जो कि डीएनए से बने होते हैं। तो ये वही मैंने बताया, जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर रखता है और जेनेटिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है सेल का, और जो कवर करता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप करता है इसे, लार्जर ऑर्गेनेल है। वही सब है। स्केलेटल मसल एंड सम अदर सेल कंटेन सेवरल न्यूक्लियर। जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल मतलब आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मस्कुलर सिस्टम वाला पूरा मसल्स के ऊपर, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर जो स्केलेटल मसल होते हैं उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। जैसे एक सेल है ये स्केलेटल सेल, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो ये सारे न्यूक्लियस होते हैं और वही चीज़ बताई है। और मिच्योर आरबीसी बस यही है इसके अंदर जो ये होता है, जेनेटिक मटेरियल्स को इनके कंसिडर करता है, रखता है अपने अंदर। और सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट ये कंट्रोल सेंटर है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है सब देखता है, भालता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जीन्स को रखता है, डीएनए को रखता है, सारी चीज़ों को रखता है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा न्यूक्लियस के बारे में। अगर न्यूक्लियस के बारे में सिंगल में लिखने को आता है तो आप पूरा इसका डायग्राम बनाकर इसके बारे में लिख सकते हैं, क्रोमोसोम के बारे में लिख सकते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके एक एक पार्ट के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में लिख सकते हैं, ये सेल, ये न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में लिख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर के बारे में लिख सकते हैं। और एक और इसके अंदर चीज़ होती है, क्रोमेटिन के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ इसके अंदर बची, एक फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि यहाँ पर कंसीडर नहीं करा गया है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझने वाली बात है, भूलना नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिल है, ये एक तरह का फ्लूइड है। तो आई होप आपको ये न्यूक्लियस के बारे में पूरी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम मैंने आपको जब स्टार्टिंग में सेल बताया था, स्टार्टिंग में मैंने सेल के बारे में आपको बताया था, तो एक गोला गोला बनाया था, इस टाइप से कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, ये इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम होता है ये सेक्रेटरी होता है फॉर्म्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। सही, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बराबर में प्रेजेंट होता है। मैंने अभी गोल्गी बॉडी का आपको डायग्राम बताया था, कुछ इस तरह का था गोल्गी बॉडी का डायग्राम। उसके ऊपर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट होता है। वर्कड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये भाई ऐसा समझ लो, ये सोल्जर का काम कर रहा है सेल के लिए, ये पुलिस का काम कर रहा है, ये क्राइम को रोक रहा है, ये गंदगी को रोक रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहा है ये सेल का। जैसे सेल में कोई भी चीज़ ऐसी एंटर हो गई जो सेल को नहीं चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ है जो कि सेल को नहीं चाहिए, अगर वो एंटर हो गई तो उसको मारने का काम करेगा लाइसोसोम हमारा। इसके अंदर कई तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज वगैरह, तो वो उसके साथ लड़ते हैं। ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है, डीएनए को करता है, प्रोटीन को भी करता है, एक्सेट्रा। मतलब ये जब ज़्यादा आरएनए मतलब है हमारे अंदर, या फिर ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो गया हमारे सेल के अंदर, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन का जो कि इकट्ठा हो गया हमारे सेल के अंदर, तो उसको ये मारने का, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको खा लेता है और उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, उसका काम करता है। ये बहुत छोटा होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट करता है, किसे, हमारे सेल को। आई होप आपको लाइसोसोम का फंक्शन समझ में आ गया। उसका दूसरा नाम होता है सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल मतलब क्या होता है, जब ये देखता है कि बहुत ज़्यादा सेल के ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर ख़राब हो गया है, तो ये क्या करता है, फट जाता है। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब खुद की सुसाइड कर लेता है, फट जाता है। तो जो इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं अलग अलग तरह के, जो कि डाइजेशन में काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं, वो पूरे सेल को ख़त्म कर देते हैं, फिर वहाँ पर नया सेल आ जाता है, वो वाला सेल ख़त्म हो जाता है। तो ये लाइसोसोम का फंक्शन है। लाइसोसोम का फंक्शन सुसाइड बैग की तरह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा सब चीज़। सेंट्रोसोम एक पार्ट है, सेंट्रोसोम बहुत छोटी सी चीज़ है, सेंट्रोसोम और समझ लीजिए। सेंट्रोसोम इसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स का मतलब आप ऐसा समझिए, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है इसका।
इस तरह का। इसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब हम माइटोसिस मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज एनाफेज, अलग अलग तरह की फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने वाले हैं उस पर। तो जब उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब हमें फंक्शन समझ में आएगा सेंट्रोसोम का क्या, तब हमें पता चलेगा कि सेंट्रोसोम होता क्या है, इसका काम क्या है, सेंट्रियोल होते क्या है, सेल डिवीजन होता क्या है, तो ये सब पता चलेगा। इसीलिए अभी के फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए सेल डिवीजन में काम आता है और इसके अंदर सेंट्रियोल्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं। बस अभी के लिए इतना बेनिफिशियल मतलब सफिशियंट है जो आप पढ़ सकते हैं। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, पेरोक्सिसोम आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पेरोक्सिसोम कंटेन मैनी ऑक्साइडेज एंजाइम। अच्छा, कोई भी हमारे वेस्ट मटेरियल है या कोई भी चीज़ हमारे सेल के अंदर है, इसका काम ये है कि ये ऑक्सीडेशन करके, ये ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स को छोड़ के ऑक्सीडेशन करके उसको ख़त्म कर देता है। तो इसके अंदर बहुत तरह के ऑक्सीडेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे फैटी एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो कि हमारे सेल को बिल्कुल भी जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या करेगा, ये जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे आप ही समझ लीजिए कोई हमारे पास कंपोनेंट आ गया है, हमारे सेल में है H2O2, ठीक है, तो ये H2O2 को क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ये इसका काम है नॉर्मल। ठीक है, तो ये तोड़ देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, अलग अलग कर देता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड जो होती है उसको अलग कर देता है, ये इसका काम है। इसके अंदर एंजाइम कैटेलिस्ट भी प्रेजेंट होता है और ये टॉक्सिक इफेक्ट सब्सटेंस को खत्म करने के काम आता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को, किससे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब यूरिक एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, या और भी टॉक्सिक सब्सटेंस अलग अलग तरह के हो गए, उन सबको खत्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है पेरोक्सिसोम। ये इसके अंदर ऑक्सीडाइज एंजाइम होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब आपको थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेटिव ये अगर वीडियो लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी चीज़ में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आई हो कोई चीज़, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।